बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि बाज़ दफ़ा आपके ज़हन में आता होगा कि यार क्यों ना कोई बंदा क्राइम करे और भाग जाए बाहर। होता भी है कि मुल्क को लूटते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं। किसी को कत्ल किया तो जनाब बंदा दुबई जाके बैठ गया, तो होता है ऐसा। अब जब ऐसा होता है तो बाद दफ़ा छोटे छोटे लोगों को तो डिस्कस कम लोग करते हैं, बड़े लोगों की बात आती है तो फिर आपने ख़बरों के अंदर देखा होगा इंटरपोल के ज़रिए उसे पकड़ कर वापस लाया जाए, इंटरपोल के ज़रिए ये किया जाए, इंटरपोल के ज़रिए अरेस्ट किया जाए। ये इंटरपोल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप भी कोशिश फरमाइए कि रोज़ाना की नीयत कर लें कि हमने रोज़ाना 10 मिनट तक कानून को सीखना है। एक वीडियो रोज़ाना की देखा करें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी। इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल क्या होता है? बज़ाहिर ऐसे हमारे जहनों के अंदर स्केच आता है कि पता नहीं ये कोई आर्मी है, ये कोई बहुत पुलिस फोर्स है जनाब, बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही चला आ रहा है कि कोई बंदा क्राइम करता है, भाग जाता है दूसरे मुल्क में। 1914 के अंदर फर्स्ट टाइम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि जनाब कोई हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा सेटअप होना चाहिए कि ये क्रिमिनल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सके। यानी बात हुई, बात ख़त्म हो गई। फिर 1923 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये 1923 में बनी। फिर 1956 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरपोल रख दिया गया, और अभी ये है वही इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका नाम इंटरपोल है, इंटरपोल के नाम से फेमस है। अब इंटरपोल के अंदर 192 कंट्रीज़ हैं। यूएनओ के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहा जाता है। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सारे मिल के जो है ना ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज़ कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर देते हैं और बहुत बड़ी आर्मी एक जगह पे, ऐसा नहीं है। कोई कंट्री नहीं देता इसमें, सिर्फ इसका एक हेड ऑफिस है फ्रांस के अंदर। उसके अंदर कुछ ऑफिस वर्क के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, चंद 100 होंगे, तो उन लोगों को मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आते हैं तो वो उधर सर्व करते हैं, खिदमात देते हैं। लेकिन ऐसा जो पुलिस है ना, यूनिफॉर्म होगा कोई स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो भाग भाग के मुख्तलिफ़ मुल्कों से पकड़ के लाते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर अरेस्ट कैसे किया जाता है? इंटरपोल के ज़रिए। इंटरपोल के ज़रिए अरेस्ट इस तरह किया जाता है कि जितने भी इसके मेंबर ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर हर कंट्री ने क्या किया हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अब नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, इंडिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर जितने मेंबर ममालिक हैं इंटरपोल के, हर कंट्री के अंदर नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कायम है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एक ऐसा अदारा है जो इंटरपोल के साथ कनेक्ट है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अंदर बड़े ट्रेंड किस्म के ऑफिसर होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है ये FIA के अंडर है। FIA के जो हैं DG FIA वही इसको देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई बंदा है, उसने मर्डर किया है, आउट ऑफ कंट्री भाग गया जनाब, उसने बहुत क्राइम किया है, उसके बाद किसी और मुल्क में चला गया, उसको इंटरपोल के जरिए आप वापस लाना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार ये होगा, आप अपने DPO को एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के साथ आप FIR की इंग्लिश कॉपी जो है वो अटैच करेंगे, साथ 161 के बयानात लगाएंगे, अदालत का जो आर्डर है, कोर्ट आर्डर, वो साथ लगाएंगे, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ये लगा के आपने DPO को दे। DPO आपके जो एरिया के हैं वो आगे होम डिपार्टमेंट को ये आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। होम डिपार्टमेंट से फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से DG फिर FIA उनको, क्योंकि DG FIA जो है पाकिस्तान के अंदर वो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के इंचार्ज, तो उनको जाएगी, वो फिर आगे इंटरपोल को जिस कंट्री के अंदर भी भेजना है वो उस कंट्री में वो भेज देंगे। इंटरपोल के ज़रिए कहाँ भेजेंगे वो मिसाल के तौर पर अगर है जनाब फ्रांस के अंदर है क्रिमिनल बैठा हुआ, तो वो फिर फ्रांस के अंदर मौजूद जो उनकी
नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है उसको पहुंचा देंगे कि ये जनाब, तो फिर इस तरीके से बंदे अरेस्ट भी हो सकते हैं और जो भी आपका मकसद हो वो पूरा हो सकता है। मेन ऑफिस जो है फ्रांस के अंदर, उसका मकसद कोऑर्डिनेशन है, एक से दूसरे आपस में कंट्रीज़ की कोऑर्डिनेशन करवाई जाती है, इतला बाहम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं ना, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है तो क्रिमिनल्स के बारे में डाटा एक दूसरे कि आजकल इस तरह भी क्राइम हो रहे हैं, आप हाई अलर्ट हो जाएं। एक कंट्री में क्राइम हुआ उस अंदाज से दूसरे कंट्री को इतला दे दी जाती है कि इस तरह भी क्राइम हो रहे हैं, आप भी प्रिकॉशंस कुछ एहतियातें कर लें। अब मेन ऑफिस इसका फ्रांस के अंदर इंटरपोल, लेकिन इसके कुछ सब ऑफिसेज भी हैं 7 के करीब। इंटरपोल के ज़रिए बंदों को जो काम लिया जाता है, 7 किस्म के इसमें नोटिसेस भी इशू किए जाते हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है। 7 किस्म के नोटिसेस इशू किए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम है रेड नोटिस। नोटिसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि नोटिस, जो रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस होता है, इसके अंदर क्या होता है। नोटिस इशू किया जाता है, सिंपल नोटिस, उसके अंदर होता है मालूमात। नंबर 1 कि किसी भी क्रिमिनल का जो शनाख्त है, मिसाल के तौर पर उसका नाम क्या है, उसकी जनाब डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उसके जनाब उसकी फ़ोटोज़ अगर अवेलेबल हैं, या फिर उसका आई कलर क्या है, हेयर कलर उसका क्या है, तो इस किस्म की मालूमात उसके बारे में, फिंगरप्रिंट्स अगर अवेलेबल हैं वो उसके। और दूसरे नंबर पर ये मालूमात होती हैं कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व था। 2 चीज़ें नोटिस के अंदर, एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ये सारा यानी फिंगरप्रिंट्स अगर हो जाएं, आई कलर, उसका हेयर कलर वगैरह, इसकी डिस्क्रिप्शन। और दूसरा नोटिस के अंदर ये चीज़ होती है कि इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कौन सी थी। नोटिस की कुछ अक़साम है, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था। नंबर 1 सबसे अहम नोटिस जो है इसमें वो है रेड नोटिस। रेड नोटिस का मतलब होता है जब किसी इशू किया जाता है इंटरपोल को रेड नोटिस, इसका मतलब है कि इस क्रिमिनल को, फ़लाँ क्रिमिनल है, इसको जनाब इसकी शनाख्त की जाए, इसकी लोकेट किया जाए किस जगह पे ये मौजूद है, और इसको अरेस्ट करके हमें वापस दिया जाए फ़लाँ कंट्री को। ये था रेड, सबसे अहम नोटिस। फिर उसके बाद एक है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी शख्स के बारे में ये ब्लू नोटिस जब जारी किया जाता है, वो कहा जाता है उसमें इस बंदे की लोकेशन तलाश करें कि ये बंदा कहाँ पे है, और ये बंदा जिसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह हम दे रहे हैं ये कौन है, कहाँ पर है, ये कौन है, और आजकल इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये है ब्लू नोटिस। ग्रीन नोटिस का मतलब ये होता है कि ये बंदा जनाब क्रिमिनल है, इस बंदे का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये पब्लिक के लिए किसी वक्त भी थ्रेट हो सकता है। ये है ग्रीन नोटिस। इसके बाद येलो नोटिस। येलो नोटिस जब इशू किया जाए इंटरपोल का, उसका मतलब ये होता है कि मिसिंग पर्सन के बारे में, फ़लाँ बंदा मिसप्लेस हो गया, उसके बारे में कि ये कहाँ पे है, इसकी तलाश हमें चाहिए, मिसिंग पर्सन है, तो ये है येलो नोटिस। उसके बाद है जनाब ब्लैक नोटिस होता है। ब्लैक नोटिस का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती हैं, वहाँ डेड बॉडी है, उसके बारे में कहते हैं कि जनाब आप डेड बॉडी है, इसकी हमें शनाख्त चाहिए, या फिर इसकी हमें तलाश है, तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी भी आने वाले वाक़े के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी सानहा के बारे में एडवांस में इतला दी जाती है कि जनाब हमें ये ख़बर मिली है कि फ़लाँ बिल्डिंग तबाह करने का इरादा प्लान किया जा रहा है, फ़लाँ शख्स जो है वो इस तरह का काम करने जा रहा है, तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, कुछ एहतियातें आप कर लें। किसी बड़े सानहे से रोकने के लिए इशू किया जाता है ऑरेंज नोटिस। एक होता है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी भी क्राइम के अंदाज को बयान किया जाता है इसमें, पर्पल नोटिस में। मिसाल के तौर पर इसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब ये होता है कि तरीका वारदात क्या है, फ़लाँ शख्स का तरीका वारदात ये है, इस तरह वो क्राइम करता है, तो जनाब आप ज़रा एहतियात कर लें, ख्याल कर लें कि इस अंदाज से क्राइम करेगा या कर सकता है। तो ये था पर्पल नोटिस। इसके अलावा ये 7 किस्म के नोटिसेस हैं। इसके अलावा 8वां नोटिस बाज़ दफ़ा इशू हो जाता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से स्पेशल नोटिस होता है, वो भी बाज़ दफ़ा इशू हो जाता है। उम्मीद है कि आपने
आज के इस मुख्तसर से लेक्चर से ज़रूर इंटरपोल के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंटरपोल की एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं, और उन रूल्स के अंदर एक बहुत मुझे जो ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है वो ये है, कहा जाता है कि जनाब सियासी जो है ना इंतकाम वो उसका निशाना ना बनाया जाए, और सियासी इंतकाम का निशाना जो बना रहे हैं तो हम वो बंदा अरेस्ट करके वापस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत। अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि वो मुल्कों को लूटते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाके बैठे होते हैं। हम कहते हैं इंटरपोल के ज़रिए उनको अरेस्ट करना चाहिए, रेड नोटिस इशू करें ना, तो उनको ला के वापस फिर लूटी हुई दौलत वापस। लेकिन इंटरपोल के आगे रूल ये आ जाते हैं, जनाब ये तो सियासी बंदा था और आप इसको सियासी, इसकी हुकूमत नहीं रही, आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं वापस कर सकते। ये बहुत मेरा ख़्याल है कि ये तंग करने के लिए इस किस्म का उसूल बनाया है। वो कैसा है, क्या सियासी इंतकाम है, तो हर बंदे को तो नहीं ना, अब हुकूमतें तो अच्छी बुरी आती रहती हैं। तो इसकी पीछे, इस पर्दे के पीछे बहुत सारे पॉलिटिशियंस छुपे हुए हैं। तो इस वजह से इंटरपोल जो है वो अरेस्ट करके वो बंदे वापस नहीं करते और लूटी हुई दौलत वापस नहीं आती। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।